नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम गोता लगाने वाले हैं सच में पानी के अंदर, इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प और थोड़ा अविश्वसनीय अध्याय में जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? आप पनडुब्बियों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं ऐसे जहाजों की जो न केवल खामोशी से समुद्र की गहराई में चल सकते थे, बल्कि हवाई जहाज भी लॉन्च कर सकते थे। तो तैयार हो जाइए जापान की अद्भुत IH-400 क्लास पनडुब्बी की कहानी जानने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध की गर्मी में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों ही लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जापान ने अपनी महत्वाकांक्षी विस्तारवादी योजनाओं के साथ एक सच में अनोखा और साहसी हथियार बनाया। एक ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहरे तक हवाई जहाज ले जा सकती थी और उन्हें उड़ा सकती थी। और ये कोई छोटा मोटा टोही विमान नहीं थे, ये पूरे बमवर्षक थे। तो पेश है I-400 क्लास। ये परमाणु युग तक बनी सबसे बड़ी पनडुब्बियां थीं, जो अपने ज्यादातर समकालीन जहाजों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। जरा सोचिए, 120 मीटर से ज्यादा लंबी पनडुब्बी, ये तो एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबी है। लेकिन इनका बड़ा आकार सिर्फ दिखावा नहीं था, इसने उन्हें अपने डेक में बने एक वाटरटाइट हैंगर के अंदर एक गुप्त हथियार ले जाने की अनुमति दी। 3 M6 से सीरैन सीप्लेन बम वर्षक की कारीगरी तो कमाल की है। ये सिर्फ आम सीप्लेन नहीं थे। सीरैन को खास तौर पर मोड़ने योग्य बनाया गया था ताकि वे पनडुब्बी के हैंगर के अंदर आराम से फिट हो सकें। एक बार जब I-400 सतह पर आ जाती थी तो क्रू तेजी से विमानों को इकट्ठा कर सकता था, उनमें ईंधन भर सकता था और उन्हें कुछ ही मिनटों में एक कैटापुल्ट सिस्टम के जरिए लॉन्च कर सकता था। जरा सोचिए इसकी रणनीतिक अहमियत के बारे में। ये पानी के नीचे के भीमकाय जीव हजारों मील तक बिना पता लगे यात्रा कर सकते थे, किसी दूर दराज के इलाके में सतह पर आ सकते थे, अचानक हवाई हमला कर सकते थे और फिर वापस गहराई में गायब हो सकते थे। मतलब एकदम देखा गया गायब वाला सीन था। इन पानी के नीचे के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो लक्ष्य सोचे गए थे वे बहुत ही साहसिक थे। जापानी शाही नौसेना ने इनका इस्तेमाल पनामा नहर पर हमला करने की कल्पना की थी, जो अमेरिकी बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता था, और यहां तक कि अमेरिकी मुख्य भूमि के शहरों पर भी हमला करने की योजना थी। समुद्र से अचानक हुए हवाई हमले का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बिना किसी जाहिर जमीनी हवाई क्षेत्र के बहुत ज्यादा होता। सोचो, सुबह सुबह उठो और आसमान से बम बरस रहे हों और पता चले कि वो तो समंदर के नीचे से आए थे। इन पनडुब्बियों पर जिंदगी आसान नहीं रही होगी, ये तो पक्की बात है। तंग जगहें, पता लगने का लगातार खतरा और हवाई जहाजों को बनाए रखने और तैनात करने की अतिरिक्त जटिलता, इन सब ने मिलकर क्रू के लिए एक मुश्किल माहौल बनाया होगा। फिर भी ये नाविक नौसैनिक नवाचार में सबसे आगे थे। आखिरकार अपनी जबरदस्त डिजाइन के बावजूद I-400 क्लास पनडुब्बियों का युद्ध के रुख पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। उनमें से कुछ ही पूरी हो पाईं और उनकी योजनाबद्ध बड़े पैमाने की कार्रवाइयां युद्ध के बदलते हालातों से बाधित हो गईं। जापान के आत्मसमर्पण के बाद बची हुई I-400 पनडुब्बियों को अमेरिकी नौसेना ने अध्ययन के लिए ले लिया। उनकी उन्नत तकनीक से मोहित होकर अमेरिकियों ने आखिरकार उन्हें सोवियत संघ को उनके रहस्य तक पहुंचने से रोकने के लिए डुबो दिया। एकदम ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाला हिसाब था। I-400 क्लास पनडुब्बी की कहानी हमें युद्ध काल में उठाए गए अभिनव, कभी कभी निराशाजनक कदमों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये पानी के नीचे के एयरक्राफ्ट कैरियर मानवीय इंजेन्युइटी का एक प्रमाण थे, जिन्होंने नौसैनिक युद्ध की सीमाओं को आगे बढ़ाया। भले ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को नहीं बदला, लेकिन उनकी अवधारणा नौसेना इतिहास में एक दिलचस्प केस स्टडी और आज हम जो अधिक अपरंपरागत सैन्य प्रौद्योगिकियां देखते हैं, उनके लिए एक अग्रदूत बनी हुई है। I-400 क्लास पनडुब्बियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और अविश्वसनीय ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।